हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीपल ज्ञानशाला में। एसएससी एमटीएस 17 मई के तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम हो चुका है और इसमें पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, जो आगे आने वाली शिफ्टों के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस सेशन से। आज तीनों शिफ्टों का दोस्तों एक साथ एनालिसिस होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के फर्स्ट सेशन से। आज के पहले शिफ्ट इस प्रकार है। आज का पहला प्रश्न, डूरंड कप की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो डूरंड कप की स्थापना 1888 में हुई थी दोस्तों। डूरंड कप प्रतियोगिता का आयोजन भारत में होता है। यह भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है दोस्तों। सन 1888 में शिमला में भारत में पहली बार फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप आयोजित की गई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है दोस्तों। और इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं दोस्तों जो इस प्रकार हैं। दिल्ली सबसे अधिक और अंडमान निकोबार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली सबसे अधिक और अंडमान और निकोबार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों ये। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है और बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। उसमें कुछ और पॉइंट है दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है दोस्तों और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो सिक्किम है। वर्ष 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी गई। वही स्वतंत्र भारत में 1951 में पहली जनगणना हुई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, उगादी पर्व किस महीने मनाया जाता है दोस्तों? तो उगादी पर्व चैत्र माह मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। उगादी या फिर जिसे संवत्सरी युगादि के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्व है दोस्तों, ये याद रखिएगा दोस्तों। इसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है दोस्तों ये। और यह पर्व चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, ये किसकी बुक है दोस्तों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये दोस्तों। ये नटवर सिंह जी की आत्मकथा है दोस्तों। ये इनका देखिए फ़ोटो बना हुआ है। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ पद्म भूषण से सम्मानित एवं वन लाइफ इज़ नॉट इनफ नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों नटवर सिंह हैं। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं एवं भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, वी सत्यनारायण शर्मा जी किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित थे दोस्तों कुचिपुड़ी से। ये इनका फ़ोटो है दोस्तों, ये भी ध्यान से देख लीजिएगा। वी सत्यनारायण शर्मा एक भारतीय संस्कृत शास्त्रीय नर्तक थे और कोरियोग्राफर भी थे दोस्तों, जिन्हें कुचिपुड़ी के शास्त्रीय नृत्य के रूप प्रमुख प्रतिपादकों में से एक माना जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किस आंदोलन में वकालत छोड़ दी थी? तो दोस्तों इन्होंने असहयोग आंदोलन में वकालत छोड़ दी थी। इसमें देखिए दोस्तों ये चित्तरंजन दास जी का चित्र है और ये दोस्तों मोतीलाल नेहरू जी का चित्र बना है, इसे भी देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान लखनऊ में है। देखिए इसका लोगो बना हुआ है दोस्तों, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है पेपर में। एक पॉइंट है दोस्तों इसमें, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ की स्थापना संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में वर्ष
1988 से 1989 में हुई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। हु इज़ कॉल्ड मेलोडी क्वीन? मेलोडी क्वीन के किसे कहते हैं दोस्तों? तो मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर जी को कहते हैं। इनका फ़ोटो देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे। भारत रत्न से सम्मानित लता जी को मेलोडी क्वीन, वॉइस ऑफ द नेशन, वॉइस ऑफ द मिलेनियम और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। के.एस. चित्रा को मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। दक्कन विद्रोह कब हुआ था? व्हेन डिड द डेक्कन रिबेलियन टेक प्लेस? तो दोस्तों, दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ था। 1875 के मई और जून में महाराष्ट्र में पुणे, सतारा जिलों में किसानों ने कृषि संकट को बढ़ाने के खिलाफ विद्रोह किया था। विद्रोह का एकमात्र उद्देश्य दोस्तों साहूकारों के कब्जे में बंधों, फरमानों और अन्य दस्तावेज़ों को प्राप्त करना और उन्हें नष्ट करना था दोस्तों। ये दक्कन के विद्रोह हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन टोक्यो ओलंपिक 2021? तो दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो भारत ने दोस्तों 7 पदक जीते थे। इसमें भारत ने 1 गोल्ड समेत 7 पदक अपने नाम किए थे। भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में देश को 13 साल बाद गोल्ड मेडल दिलाया था दोस्तों। इसके अलावा वेट लिफ्टर मीराबाई चानू और रेसलर रवि कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। केंद्र सरकार की पहल योजना किस निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ये पहल योजना रसोई गैस पर सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण से संबंधित है। पहल भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत एक एलपीजी उपभोक्ता को सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि या सब्सिडी सीधे उसके बैंक खाते में अंतरित की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। व्हाट इज़ द कल्टीवेशन ऑफ ट्री एंड श्रब्स कॉल्ड? वृक्ष और झाड़ियों की खेती को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे कहते हैं कृषि वानिकी। ये देखिए, एग्रो फॉरेस्ट्री का डायग्राम बना हुआ है दोस्तों कृषि वानिकी का। इसे एग्रो फॉरेस्ट्री भी कहते हैं। फसलों के साथ साथ पेड़ों एवं झाड़ियों को समुचित प्रकार से लगाकर दोनों के लाभ प्राप्त करने को कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री भी कहा जाता है दोस्तों। इसकी परिभाषाएं एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। इसमें कृषि और वानिकी की तकनीकों को मिश्रण करके विविधतापूर्वक लाभप्रद, स्वस्थ एवं टिकाऊ भूमि उपयोगिता सुनिश्चित की जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। कलिंग का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो कलिंग का युद्ध दोस्तों दया नदी के तट पे हुआ था। कलिंग युद्ध का डायग्राम बना हुआ है दोस्तों। कलिंग का प्रख्यात युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के शासक अनंतनाथन के बीच हुआ था। ये युद्ध 261 से 62 ईसा पूर्व के भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दक्षिण में दया नदी के किनारे लड़ा गया था दोस्तों। इसमें कुछ और भी पॉइंट है। कलिंग उस समय ओडिशा, आंध्र कलिंग, छत्तीसगढ़, झारखंड और बंगाल, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में स्थित था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम में महिलाओं को संपत्ति के बराबर की हिस्सेदारी दी थी? इन विच एक्ट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी टू वुमेन? ये दी थी दोस्तों हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में दी थी दोस्तों। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में 2005 में संशोधन किया गया। इस अधिनियम में माता पिता प्रॉपर्टी में महिलाओं को समान अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। बजट 2022 में कॉर्पोरेट अधिभार को 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है दोस्तों 60% कर दिया गया है। ये दोस्तों निर्मला सीतारमण जी की फ़ोटो है। ये बजट पेश की थी इन्होंने 2022 में। वित्त मंत्री ने सहकारी समितियों पर
अधिभार की दर को 12% से घटाकर 7% कर दिया था दोस्तों, प्रस्ताव दिया था इसका, इसे याद रखिएगा। 12% से 7% का प्रस्ताव किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट किस वंश की स्थापना की थी? तो हु फाउंडेड द राष्ट्रकूट डायनेस्टी? तो ये की गई थी दोस्तों दंती दुर्ग में, ये दंती दुर्ग में की गई थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 8वीं सदी के दंती दुर्ग द्वारा की गई थी दोस्तों। दंती दुर्ग ने 752 ईसा पूर्व में चालुक वंश के शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, पाकिस्तान भारत के किस ओर स्थित है? तो पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है दोस्तों। ये देखिए मैप है इंडिया का, ये इंडिया है अपना दोस्तों, और पाकिस्तान इसके उत्तर पश्चिम में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, गोपुरम मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो गोपुरम मंदिर तमिलनाडु में है। ये चित्र बना हुआ है दोस्तों गोपुरम मंदिर का। भगवान नटराज को समर्पित एक हिंदू मंदिर है दोस्तों ये, जो नृत्य के स्वामी के रूप में भगवान शिव के रूपों में से एक हैं। यह मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु भारत में स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? विच इज़ द आर्टिकल रिलेटेड टू कल्चर एंड एजुकेशन? संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद, तो यह दोस्तों अनुच्छेद 29 व 30 है। कल्चर एंड एजुकेशन राइट के लिए मूल संविधान में 2 अनुच्छेद 29 व 30 को रखा गया है, जिसके अनुसार सभी को अपनी संस्कृति का पालन करने तथा प्रचार प्रसार करने का अनिवार्य है, और इसमें बुनियादी शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है दोस्तों। मौलिक अधिकार से दोस्तों रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर रेन? तो इसे कहते हैं दोस्तों हेटोमीटर। बारिश को कैसे मापा जाता है और कौन से वर्षा मापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उसे दोस्तों हेटोमीटर कहते हैं। तो ये दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न था ये फर्स्ट शिफ्ट का। अब शुरू करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट से 17 मई के पूछे गए एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? तो मर्डेका कप दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है, और फुटबॉल से संबंधित कुछ और भी ट्रॉफियाँ हैं दोस्तों और कप हैं, जिसमें संतोष ट्रॉफ़ी है, सुब्रतो कप है, डूरंड कप है, यूरो कप है, फीफा कप है। ये सब दोस्तों फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियाँ और कप हैं। फुटबॉल दोस्तों बॉल का पैर से खेला जाने वाला एक खेल है, जिसमें गोल मारा जाता है दोस्तों, और इसका एक प्रमुख फीफा वर्ल्ड कप जो होता है 4 साल बाद होता है दोस्तों। और अगर पूछ लिया जाएगा फीफा वर्ल्ड कप इस बार का किसने जीता है दोस्तों, तो ये जीता है अर्जेंटीना ने जीता है। और इसके कैप्टन अगर दोस्तों पूछा जाएगा तो लियोन मेसी इसके कैप्टन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन अ बास्केटबॉल टीम? तो बास्केटबॉल टीम में दोस्तों 5 खिलाड़ी होते हैं। और अन्य खेलों के बारे में भी दोस्तों कुछ इसमें डिस्कस कर लेते हैं। बेसबॉल में अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो 9 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। पोलो में 4 होते हैं। वाटर पोलो में दोस्तों 7 होते हैं। खो खो में 9 होते हैं। कबड्डी में 7 होते हैं। हॉकी में 11 होते हैं। फुटबॉल में 11 होते हैं। क्रिकेट में 11 होते हैं और नेटबॉल में 7 होते हैं।
3 खेल मोस्ट पॉपुलर हैं दोस्तों, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। इनमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, कमला रानी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो किस नृत्य शैली से संबंधित थी? तो दोस्तों थी कथक से संबंधित थी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में जनगणना कितने वर्ष शुरू हुआ था? किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों? इन विच ईयर द सेंसस स्टार्टेड इन इंडिया? तो शुरू हुआ था दोस्तों 1872 में। दिल्ली सबसे अधिक और अंडमान और निकोबार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश, बिहार सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य है दोस्तों, और सर्वाधिक में पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, और सबसे कम है सिक्किम की जनसंख्या। और एक पॉइंट और है इसमें दोस्तों, वर्ष 1872 में पहली जनगणना हुई थी और दूसरी हुई थी दोस्तों, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी गई है दोस्तों। अगर स्वतंत्र भारत की इसी प्रकार पूछ लिया जाए तो ये 1951 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, हवा महल किसने बनाया था? बनवाया था दोस्तों, हु बिल्ड द हवा महल? तो ये बनवाया था दोस्तों महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। ये तो देखिए दोस्तों, इनका महाराजा सवाई प्रताप सिंह का चित्र बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट है। हवा महल भारतीय राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है दोस्तों। इसे सन 1799 में राजस्थान जयपुर बड़ी चौपड़ पर महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई हैं? फेमस म्यूजिशियन अन्नपूर्णा देवी इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो ये जुड़ी हुई हैं दोस्तों सुरबहार वाद्य यंत्र से। यह अन्नपूर्णा देवी जी का चित्र है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, देवपुत्र की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? विच रूलर एस्यूम्ड द टाइटल ऑफ देवपुत्र? तो धारण की थी दोस्तों कनिष्क ने। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान राजा था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में के उत्तरी भाग, अफगानिस्तान और संभवतः कश्मीर क्षेत्र के उत्तर में मध्य एशिया के क्षेत्रों पर शासन किया था। उनके पास देवपुत्र की उपाधि थी जिसका अर्थ है ईश्वर का पुत्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ईश्वर का पुत्र से सवाल पूछा जाता है कि किसे कहा जाता था, तो एक कनिष्क को कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, इंडिया एट रिस्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया रिस्क? तो इसके ऑथर हैं दोस्तों जसवंत सिंह की बुक है ये देखिए जसवंत सिंह जी का चित्र बना हुआ है। ये इंडिया एट रिस्क इनकी बुक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, खजुराहो नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों वेयर इज़ द खजुराहो डांस फेस्टिवल हेल्ड? इन मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है दोस्तों मध्य प्रदेश। ये खजुराहो नृत्य में कुछ महिलाएं खजुराहो मंदिर के पास नृत्य करती हैं। ये देखिए दोस्तों खजुराहो मंदिर का चित्र है ये। कुछ महिलाएं इसमें नृत्य करते हुए और रंगों के साथ खेलते हुए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, योगा दिवस 2022 की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ योगा डे 2022? तो इसकी थीम थी दोस्तों मानवता के लिए योग। इंटरनेशनल योगा डे दोस्तों फॉर ह्यूमैनिटी। और योगा दिवस अगर दोस्तों पूछ लिया जाए कब होता है तो ये होता है 21 जून को। 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योगा दिवस 2022 की थीम मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है दोस्तों। ये कंचनजंगा का दोस्तों चित्र है। कंचनजंगा को नेपाली में कुंभकर्ण
लंगूर कहा जाता है दोस्तों। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। 8586 मीटर है ये इसकी ऊंचाई, जो दार्जिलिंग के उत्तर पश्चिम में 74 किलोमीटर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, अल्पसंख्यकों के लिए स्कूल खोलना किस अनुच्छेद में दिया गया है? इन विच आर्टिकल ओपनिंग टू ऑफ स्कूल फॉर माइनॉरिटीज इज़ गिवन। तो अल्पसंख्यकों के लिए स्कूल खोलना अनुच्छेद 30 में दिया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 30(1) के तहत सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के आधार पर अपनी शैक्षणिक संस्था को स्थापित करने का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, पत्ते की मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द मिडल पार्ट ऑफ द लीफ कॉल्ड? इसे कहते हैं दोस्तों मध्य सिरा। ये देखिए दोस्तों चित्र बना हुआ है इसका। पर्ण का हरा चपटा और फैला हुआ भाग पर्णफलक कहलाता है। पर्णफलक के मध्य में धागेनुमा संरचना को मध्य सिरा कहते हैं। दोस्तों ये देखिए वेन्स बनी हुई हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, बदावन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो स्थित है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के दहानू के पास बदावन बंदरगाह स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी की गई है। तो दोस्तों बदावन बंदरगाह है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है एग्ज़ाम में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बजट 2022 में भारत की जीडीपी का दर कितनी थी? व्हाट वाज द इंडिया जीडीपी रेट इन बजट 2022? तो ये थी दोस्तों 8.7% थी। और ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको भी दोस्तों लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें पेपर में पूछ लेते हैं। बीच बीच के अल्फ़ाबेटों का भी पूछ लेते हैं कि जी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, पी का क्या है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, मेडिसिन के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों स्वंते पाबो को। विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम के क्षेत्र में शोध के लिए स्वीडिश आनुवंशिकविद स्वंते पाबो को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए वर्ष 2022 को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनकी फ़ोटो बनी हुई है दोस्तों, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, नीति आयोग के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो नीति आयोग के अनुसार दोस्तों सबसे गरीब राज्य बिहार है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार गरीब राज्यों में पहले नंबर पर बिहार है, जिसका परसेंट 52% है। और दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पे लगभग दोस्तों दूसरे नंबर पे 42% के साथ झारखंड है। और तीसरे नंबर पे 38% के साथ अपना उत्तर प्रदेश है। तथा मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश का स्थान है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम 17 मई के थे दोस्तों। ये इसका लास्ट प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सत्रह मई दोस्तों थर्ड शिफ्ट है MTS का। इसमें आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आज डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न थर्ड शिफ्ट का, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज? तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने इसे स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज रिलेटेड टू राजस्थान? तो संबंधित है दोस्तों राजस्थान से कालबेलिया नृत्य है। इसमें महिलाएं वस्त्र पहन के काला काला डांस करती हैं। अधिकतर डांस देखिएगा दोस्तों, इनके वस्त्र काले रंग के ही होते हैं। इसमें कुछ और पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों। इसमें कुछ अन्य नृत्य हैं राजस्थान के, जिसमें घूमर, कालबेलिया, गणगौर, भवाई, कच्ची घोड़ी, गैर, चारी, कठपुतली, चौंग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, चौंग पूछ लिया जाता है कहाँ का है। तेरा ताली इत्यादि राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की थी? अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन? तो ये थी दोस्तों महाराष्ट्र की। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं और आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना है। इसमें महाराष्ट्र की जनसंख्या भारत का 9.28% है दोस्तों। महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे आबादी वाला राज्य है। अगला पॉइंट दोस्तों, इसमें भारत में दिल्ली भारत का सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, जिसके बाद चंडीगढ़ और पांडिचेरी का स्थान आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? When did the third battle of पानीपत take places? तो पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों 1761 में हुआ था। और अन्य भी युद्ध दिए हुए हैं पानीपत के, प्रथम से लेकर तृतीय तक। तो प्रथम युद्ध पानीपत का अप्रैल 1526 में हुआ था दोस्तों। जहीरुद्दीन बाबर और दिल्ली के लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था दोस्तों। और द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमू और अकबर के बीच हुआ था। अगला पॉइंट इसमें दोस्तों। और तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 मराठा साम्राज्य और अफ़गानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठा राज्य की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज मेंशन्ड? तो ये था दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद 23 से 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार देखिए, डायग्राम बना हुआ है दोस्तों, किस तरह से शोषण हो रहा है ये बच्चों का। अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। 1956 में अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम पारित किया गया दोस्तों। बंधु आश्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 में पारित किया गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन किस महीने में किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था फरवरी माह में। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। बीजिंग चीन में 2022 शीतकालीन ओलंपिक 4 से 20 फरवरी 2022 तक के आयोजित किया गया था दोस्तों। और पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि 2026 में कब होगा और कहाँ होगा? तो 2026 में दोस्तों इटली के मिलान कार्टिगो डी एम्पेजो में होगा। और पूछा जाएगा दोस्तों कि कब होगा, ये किस माह में? तो ये 6 से 22 फरवरी 2026 के बीच होंगे ये खेल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये दोस्तों 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। वर्ष 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन प्रथम समकालिक जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी गई है। वही स्वतंत्र भारत की अगर पूछा जाएगा तो 1951 बोला जाएगा दोस्तों। और ये देश की 15वीं जनगणना थी दोस्तों, और आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना थी। और दिल्ली सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। और इसमें
जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश है और बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछा जाएगा तो दोस्तों उत्तर प्रदेश है और सबसे कम राज्य जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, whose autobiography is द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये बायोग्राफी है दोस्तों नेल्सन मंडेला जी की, इनकी बुक है दोस्तों द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित एक आत्मजीवनी है जिसे 1995 में लिटिल ब्राउन एंड कंपनी के द्वारा प्रकाशित किया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे दोस्तों। तो मेजर ध्यानचंद वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। से संबंधित थे दोस्तों हॉकी से। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था दोस्तों। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन राष्ट्रीय खेल के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस। और इन्हें भारतीय हॉकी का जनक भी कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा खेल दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों यह 29 अगस्त इसका सही उत्तर होगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों 29 अगस्त। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो यह दोस्तों तबला वाद्य यंत्र से। उस्ताद जाकिर हुसैन, इनका जन्म 9 मार्च 1951 में हुआ था। भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक हैं ये दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आयुष्मान भारत किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था। तो लॉन्च किया था दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक योजना है। स्वास्थ्य योजना से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी कहा जाता है दोस्तों। इसमें कुछ पॉइंट है दोस्तों। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दिन झारखंड के रांची ज़िले में आरंभ किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 370 को किस राज्य से हटाया गया था। आर्टिकल 370 वॉज रिमूव्ड फ्रॉम विच स्टेट। तो ये दोस्तों हटाया गया था जम्मू कश्मीर राज्य से। इसमें देखिए चित्र बना हुआ है आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35 से द्वारा दिए गए विशेष दर्जे को हटाने के लिए संसद ने 5 अगस्त 2019 को मंजूरी दी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अमरावती कला की शुरुआत किसने की थी। हु स्टार्टेड अमरावती आर्ट। तो अमरावती कला की शुरुआत एओल राजवंश शासक सातवाहन ने की थी। इसमें कुछ पॉइंट है दोस्तों। अमरावती कला का विकास एओल राजवंश शासक सातवाहन द्वारा विकसित शैली है। इस शैली में बुद्ध के व्यवहारों को बताया गया है। यह शैली कृष्णा और गोदावरी नदियों के किनारे विकसित हुई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, मोहे रंग दो लाल गाना के कोरियोग्राफर कौन थे दोस्तों, जिन्हें 1986 में पद्म विभूषण भी मिला था। तो ये थे दोस्तों बिरजू महाराज जी। इनका चित्र बना हुआ है बिरजू महाराज जी का। इसमें कुछ पॉइंट है दोस्तों। बिरजू महाराज ने बॉलीवुड में कई गानों का कोरियोग्राफ किया है, जिनमें देवदास 2002 में आई थी और काए छेड़े मोए ये बाजीराव मस्तानी का है दोस्तों, 2015 में आई थी ये। सॉरी दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गई इसमें। देवदास का जो है काए छेड़े मोए ये गाना है दोस्तों इस फिल्म का, और बाजीराव मस्तानी 2015 में मोहे रंग दो लाल शामिल है। पंडित बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। इसमें थोड़ा सही कर लीजिएगा दोस्तों, मिस्टेक हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वैदिक आश्रम व्यवस्था से संबंधित है।
तो वैदिक जीवन 4 आश्रम और 4 वर्णों पर केंद्रित व्यवस्था है, प्रणाली है ये दोस्तों, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास ये 4 आश्रम हैं और शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण ये 4 वर्ण हैं दोस्तों इसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? हु इज़ द चीफ ऑफ द 3 आर्मीज? तो ये होता है तीनों सेनाओं का प्रमुख दोस्तों राष्ट्रपति होता है। प्रेजेंट में अगर राष्ट्रपति पूछा जाएगा दोस्तों कौन है, तो ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और पूछा जाए क्या नंबर की हैं, तो ये 15 नंबर की है दोस्तों राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, रेगुर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुर सॉइल इज़ आल्सो नोन एज, तो इसे जाना जाता है दोस्तों काली मिट्टी, इसे ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है। काली मिट्टी का चित्र बना हुआ है दोस्तों, देख लीजिए। काली मिट्टी का रंग काला होता है और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि यह कपास उगाने के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कपास के रिलेटेड पूछा जाता है कि कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड? तो कोशिका का अध्ययन दोस्तों साइटोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है दोस्तों? व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन इज़ द हिमालयास? तो एक प्रकार का वलित पर्वत है दोस्तों। हिमालय एक वलित पर्वत का उदाहरण है जिसके निर्माण का इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना है। यह 5 देशों की सीमाओं से लगता है, जिनमें भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान है। इनमें राज्य दे के भी दोस्तों उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, देश पूछ के दे के दोस्तों, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत का 76वां स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया था दोस्तों? तो मनाया गया था सन 2022 में, 76वां आज़ादी का अमृत महोत्सव। अगला प्रश्न, सूरत विभाजन कब हुआ था? When did सूरत पार्टीशन हैपन? तो ये हुआ था सन 1907 में हुआ था दोस्तों। सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था दोस्तों, जिनमें कांग्रेस गर्म दल और नरम दल नामक 2 दलों में बंट गई थी। इसी को सूरत विभाजन कहते हैं दोस्तों। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने जी की थी। चित्र बना हुआ है दोस्तों नरम पंथी और गर्म पंथी का। अगला प्रश्न दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, ज्वालामुखी से जो मोटा तरल पदार्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों लावा कहते हैं। मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है जिसकी रचना ठोस, आधी पिघली तथा पूरी तरह पिघली चट्टानों के द्वारा होती है और जो पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित होता है। मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं दोस्तों। ये परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं दोस्तों, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। ये आज का 3rd शिफ्ट का आखिरी प्रश्न था दोस्तों। ये तीनों शिफ्ट का एनालिसिस दोस्तों एक साथ हुआ है। इसको आने वाली परीक्षाओं में पूरी तरह से देख के जाइएगा, पूछे जाने की पूरी संभावना है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।